हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हम जो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो अपलोड कर चुके थे उनके बारे में। एक बार मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। मैथमेटिकल टूल्स हम कंप्लीट कर चुके, मैथमेटिकल टूल्स नंबर 2। इसके बाद हमने काइनेमेटिक्स जो है उसको कंप्लीट किया, काइनेमेटिक्स। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम कंप्लीट कर चुके। उसके बाद हमने रिलेटिव मोशन जो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया, तो इन सभी के बारे में हमने बात कर ली। आज का जो टॉपिक रहेगा वो एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में रहेगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो पहले के जो चैप्टर कर चुके, तो इनके रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उनको ट्राई करें, जिससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि किस टाइप से कैसा लेवल आता है, सर कैसे हम उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो ये हम पहले कर चुके हैं, मैथमेटिकल टूल्स, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव। अब हम 5th चैप्टर पर मूव कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनएलएम। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करने से पहले सबसे पहला जो है हमें फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फोर्स होता है क्या। ठीक है, हम फोर्स 8th क्लास से 7th क्लास से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फोर्स क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन, पुश और पुल। एक्सटर्नल एफर्ट है पुश और पुल, दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, शेप ऑन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन। दैट कैन चेंज state of rest, uniform motion, और क्या चेंज कर सकता है, डायरेक्शन, और क्या चेंज कर सकता है, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने यहाँ पर अभी लिखी है फोर्स के बारे में। दैट कैन पुश, फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल, दैट कैन चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस। ठीक है, दैट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज, आप ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं बेटा, नेसेसरी नहीं है कि वो सर उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज ही कर दे। फॉर एग्जांपल कोई वॉल है, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपका फोर्स इतना इनफ नहीं है कि जो वॉल है उसके अंदर थोड़ा सा भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट आए। ठीक है, तो उस केस में फोर्स तो आपने अप्लाई किया है, ओके, लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कहीं कि हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया। तो ये था इसके बारे में। अब हम फोर्स की कुछ यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्स की जो यूनिट है, फोर्स का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं एक बार, मास इनटू एक्सेलरेशन। इन एमकेएस सिस्टम फोर्स की जो यूनिट रहेगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एमकेएस सिस्टम, एम से मीटर, के से केजी, ऐसे सेकंड, सिंपल एसआई यूनिट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, एसआई में फोर्स जो होगा ये होगा, या फिर इसको हम बोल देते हैं न्यूटन, न्यूटन। ओके, ये सभी एब्सोल्यूट है दोनों के दोनों, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और एक होते हैं हमारे पास, अगर बात करें सीजीएस सिस्टम के अंदर, सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, इसकी यूनिट डाइन होती है। ठीक है, और डाइन किसके इक्वल होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो दोनों यूनिट मैंने यहाँ लिखी है, एसआई और सीजीएस, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। इनको बोलते हैं एसआई जो यूनिट है, इन दोनों को बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट। ठीक है, अब एक यूनिट होती है इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट। अब ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर क्या क्या आती है, एक होता है केजीएफ, केजीएफ को केजी वेट भी बोलते हैं। ठीक है, और एक इसके इक्वल होता है 1 केजी वेट जो है वो इक्वल होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन के इक्वल भी इसको लिख देते हैं, वो अलग बात है। एक फिर होता है ग्राम फोर्स या फिर ग्राम वेट। ग्राम वेट जो है इसको 981 या 980 डाइन के इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन थी। अब न्यूटन और डाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन जो होगा 10⁵ डाइन के इक्वल, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन। तो ये थी कुछ यूनिट फोर्स की
SI यूनिट, CGS यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। SI और CGS को एब्सोल्यूट यूनिट माना गया है और जो ग्रेविटेशनल यूनिट वो यहाँ पर लिख दी गई है समझाने के लिए किस टाइप से होंगी। तो ये इनकी यूनिट्स के बारे में था। ओके, इससे बस अब हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेज और नेचर के अंदर है उनके बारे में। देखिए सिलेबस फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेज, फोर्सेज इन नेचर। तो 4 फंडामेंटल फोर्स है बेटा नेचर के अंदर। कौन कौन से हैं? नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नेम से पता चल गया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है बेटा? एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई 2 बॉडी है, मास m1 m2 है, डिस्टेंस r है, तब वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है F = -c m1 m2/r²। ठीक है, r कैप यहाँ पर लिख दिया। नेगेटिव साइन क्या होता है? अट्रैक्शन को शो करता है यहाँ पर। और जो ये फोर्स होता है, ये फोर्स इंडिपेंडेंट होता है मीडियम के। फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम पे इंडिपेंडेंट होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और क्या क्या खास बात इसके बारे में? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी ये ओबे करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। ठीक है। नंबर 4, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये कुछ इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। और सबसे वीक फोर्स है, वीकेस्ट इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ओके, तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब कुछ और फोर्सेज जो है, जैसे मैं अगर बात करूँ इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक जो फोर्स है ये होता है फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये भी सेम जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ एज वेल एज न्यूटन थर्ड लॉ, एज वेल एज न्यूटन्स थर्ड। लेकिन इसमें क्या है, एक कंडीशन है, ये तो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। मीडियम के अकॉर्डिंग इसकी फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, मीडियम डिपेंडेंट लॉ बोलते हैं इसको, मीडियम डिपेंडेंट। ठीक है, ये मीडियम इंडिपेंडेंट था, मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस है, वो क्या करेगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा। ऐसे बस ये 2 फोर्स तो हमने यहाँ लिख दिए, 2 फोर्स और हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? इट अराइजेस ड्यू टू अनबैलेंस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, अनबैलेंस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, decay of neutron emit proton with electron along with anti-neutrino particle। तो साथ में इसको एमिट करता है। और सबसे वीक जो है, ये सबसे वीक नहीं, सबसे वीक ग्रेविटेशन था। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये है, थर्ड नंबर पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, और फोर्थ नंबर पर हम बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ एक्ट होता है? ये जो आपके पास एटम, सपोज न्यूक्लियस है, कोई एटम है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, और साथ में क्या है, न्यूट्रॉन है। सेम पार्टिकल होने के बाद उनको अट्रैक्ट किए हुए होता है, न्यूक्लियस के अंदर बाइंड किए हुए होता है, न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करना पार्टिकल को। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रिपल्सन होता है चार्ज, सेम चार्ज पार्टिकल के अंदर, तो
तो उसको यहाँ बांध के रखता है, बाहर नहीं जाने देता। तो ये जो फोर्स होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सबसे वीक फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल, उसके बाद वीक न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हैं। ओके, सबसे वीक कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा, तो आप इनको यहाँ से बता सकते हैं। तो ये था इनके बारे में, फोर्सेस के नेचर के बारे में। तो ऐसे अब उससे नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट ही यूज होगा न्यूटन्स के लॉ के अंदर। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता क्या है, इसको डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल p से, वेक्टर क्वांटिटी है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल विद द वेलोसिटी वेक्टर। तो ये होता है लीनियर मोमेंटम। यूनिट क्या होगी इसके लिए, यूनिट्स में हम बात करेंगे एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होगी, मास के लिए केजी और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होगी, केजी की बजाय ग्राम, मीटर की बजाय सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड। तो ये है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। लीनियर मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम अलग अलग दो चीज़ें हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी है, नो चेंज। ये है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यूज कहाँ होता है, कहाँ इसके एप्लीकेशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम का जो फॉर्मूला रहेगा सिंपल है, मास सेम है, अगर कांस्टेंट है तब v माइनस यू, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से हम बात करते हैं जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ इसके अकॉर्डिंग क्या है, 1803 के अंदर इसको मॉडिफाई जैसे किया गया, जो बताया गया जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई ना किया जाए तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर रहेगा, मौसम में तो मौसम में। ये हम क्लास 9th में डेफिनेशन लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन remains in the same state unless an external force acting on that object. Okay, number 1 complete. Number 2, the external force acting on an object is directly proportional to rate of change of linear momentum of that object. ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे उसकी शेप जो, उसका मोमेंटम जो चेंज हो जाएगा। और लीनियर मोमेंटम क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या मेजर करता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। मैं साथ में लिख दे रहा हूँ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, द एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से देखें dp बाई dt, ठीक है, रेट बोल दिया। अब यहाँ पर देखना F एक्सटर्नल इज इक्वल टू d बाई dt। अब लीनियर मोमेंटम है क्या, m इन टू v। हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा लिख देते हैं कि सर हाँ ये हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन कंप्लीट ये नहीं हुआ। ध्यान से समझना, ये कंप्लीट यहाँ पर नहीं हुआ। कंसेप्ट क्या है, यहाँ अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा है। अब जो मास है वेरी कर सकता है, सेम नहीं रहेगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ से देखें शायद जो इक्वेशन हम यूज करेंगे। फर्स्ट केस m को हमने कांस्टेंट लिया, तब क्या होगा, जब v कांस्टेंट है तब क्या होगा। फर्स्ट केस में m कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m कांस्टेंट बाहर लिया, dv बाई dt, फॉर्मूला वही बन गया जो आप लिखते आ रहे हैं अब तक, m इंटू v। सेकेंड केस में v कांस्टेंट, ऐसे बहुत से केस है। रॉकेट प्रोपल्सन का केस है, तो उस केस में जो होता है मास चेंज होता है, रॉकेट प्रोपल्सन। तो देखिए साहब बस यहाँ से होगा क्या, f इंटू वी dm बाई dt। ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पर जो मास का रेट चेंज कभी भी गिवन हो kg पर सेकंड लिखा हुआ, उसका मतलब आप समझ जाना कि dm बाई dt की बात करा, तो न्यूमेरिकल आप उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो आपसे बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको यहाँ फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए साहब बस कुछ हम इनके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यहाँ देखिए साहब बस, फाइंड द mass of an object if force applied on that object is 5 Newton and produces acceleration of
3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। तो इस केस में हमें मास फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन गिवन है। तो सर बिल्कुल इजी है, हम इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, एज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें, फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन मास निकालना है। फोर्स कितना है 5 न्यूटन। एक्सेलरेशन तो सर कंपोनेंट में कोई बात नहीं बेटा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आप यहाँ से लिख ले, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 16 प्लस 144। ये कितना हुआ 25 प्लस दिस, तो ये हुआ सर 169, दैट इज इक्वल टू 13। तो 5/13 kg। तो m की वैल्यू कितनी आई 5/13 kg। तो इस टाइप से आप कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी टाइप से कंसेप्ट जो उनको रिवाइज करते रहें और अपनी जो फ्री नोटबुक उसमें नोट करते रहें। थैंक्स।